नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रश्न जो सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो श्रृंखला में हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, उड़ान एस एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है सीजीपीएससी और व्यापम की एक साथ तैयारी कराने के लिए एक स्पेशल बैच जो 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस बैच की सुविधा प्राप्त करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा है मेओ के काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई हैं। पहला लिखा हुआ है पहली जनगणना की गई। बिल्कुल सत्य है, पहली जनगणना मेओ के शासन काल में हुई जो 72 में होती है। और अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो नियमित जनगणना जो है रिपन के काल में होती है 1881 में। दूसरा लिखा हुआ है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग या संस्था की स्थापना हुई, ये भी सही है। फिर आगरा में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, नहीं आगरा में तो नहीं, अजमेर में हुआ था। कहां हुआ? अजमेर में क्या हुआ था? मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। तो इसमें दूसरा जो है वो गलत है, हमको क्या चुनना है? सही विकल्प। तो सही विकल्प कौन सा होगा आपका? बी। ठीक, जिसमें 1 और 2 क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल और कौन है इसमें? वायसराय की परिषद के सदस्य थे। ठीक है, तो ये देखना है। तो गवर्नर जनरल जो आप पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो यहां पर निर्णय लिया जाता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा और उसका भी एक परिषद होगा। उसका भी क्या होगा? परिषद होगा। और इस परिषद में कुल 4 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति किनके द्वारा? सम्राट के द्वारा की जाती थी। कौन? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक है, और ये जो 4 नाम थे वो आपको यहीं पर दिख रहे हैं, जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन, फ्रांसिस या फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बारवेल। तो ये चारों की जो नियुक्ति थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। तो इसमें बोला है किन की नियुक्ति की गई थी, तो आपको बताना है उपयुक्त चारों, ये चारों की ही नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। तो ये कुछ याद रखिएगा, ये सब कहां से रिलेटेड है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे और उस संघ में कौन कौन शामिल था। तो अगर आप बात करेंगे, एक तरफ रहेंगे हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कर रहे होंगे, और इस समय होंगे जो बंगाल के नवाब थे पहले, मीर कासिम, इनको निष्कासित कर दिया जाएगा पद से, मीर कासिम। फिर देखेंगे अवध के जो नवाब होते हैं सुजाउद्दौला, और जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक कौन होते हैं इस समय? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 शामिल होते हैं कब? जब बक्सर का युद्ध होता है। तो देखिएगा कौन कहां लिखा है ये तीनों, तो ये देखिए यहां लिखा है मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो परिणाम तो हमको पता है अंग्रेजों के पक्ष में रहा। आगे चलकर वापस कौन आएंगे आपके भारत में? तो रॉबर्ट क्लाइव आएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ही आकर क्या करते हैं? फिर संधि कराते हैं। कौन सी संधि? 1765 में होगी वो। इलाहाबाद की संधि नंबर 1 किससे होती है? तो आप पढ़ेंगे किसके द्वारा होती है, किनके बीच होती है? तो शाह आलम द्वितीय। और इलाहाबाद की संधि नंबर 2 जो होती है वो सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में या संबंध में दी गई सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने के बाद इसमें सही जोड़ी बनाना है। तो देखिएगा क्या क्या पता है हमको। अगर पंडित राव के बारे में अगर जाने तो पंडित राव के बारे में तो पता है, ये क्या होंगे? धार्मिक अधिकारी होंगे। तो क्या पता चल जाएगा कि ई का 5, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो ई में 5 कहां पर मिल रहा है? केवल 2 ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद दबीर या सुमंत के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप जानिए कौन से मंत्री थे? ये विदेश मंत्री थे। कैसे मंत्री थे? विदेश मंत्री। तो डी का 3, तो डी में 3 कहां मिल रहा है? यही मिल रहा है, हो गया, यही आंसर है। वैसे अगर बात करें, ये जो अमात्य होते थे ये क्या होते थे? वित्त मंत्री होते थे। वही वाक्य निवेश की बात करें, वाक्य निवेश जो होते थे वो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। और वही चिटनीस की बात करें तो शाही पत्राचार प्रमुख होते थे। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में भी अष्टप्रधान से प्रश्न पूछा जाता है, प्री में तो पूछा ही जाता है, साथ ही व्यापम के लिए भी इसको देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि आप आरए का एग्जाम दिए होंगे या आरए का पेपर देखेंगे तो दबीर सुमंत की भूमिका क्या थी, या पूछा गया है विदेश मंत्री कौन होते थे, ऐसा प्रश्न देखना आप। अगला प्रश्न है
सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये मेनली किनके बीच होता है, तो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इधर क्या लिखा है, सूची 2, अच्छा अंत लिखा है ना, ठीक है देखते हैं। अच्छा, तो ये जो कर्नाटक युद्ध है ये पहले समाप्त कैसे होता है, एक्सला शैपेल की संधि होती है या शापेल की संधि, जिसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है। तो देखो एक कहाँ लिखा है, 1 का 4, तो एक ही ऑप्शन में पता चल गया। तो अगर एक भी आपको अच्छे से पता है ना, तो 2-3 आंसर तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, 2-3 ऑप्शन को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम मैसूर युद्ध जो है, प्रथम मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश हार जाते हैं। हैदर अली ने ब्रिटिशों को पराजित कर दिया था और उनको विवश किया था मद्रास की संधि करनी है। चलो 2 तो मिल गया अपने को। फिर उसके बाद देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है, ये होता है कब, 1756 से लेकर 1763 तक, इस कारण इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। तो यहां पर होता है पेरिस की संधि। अब बचा कौन सा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, लगभग ये युद्ध क्या था, अनिर्णायक रहा था, ठीक। तो अब देखिएगा, मेरे ख्याल से हमने एक से ही पूरा आंसर निकाल लिया था, अगर आप सर्च मारेंगे, ठीक है, तो 4, ए का क्या हो जाएगा आपका 4, बी का 1, फिर थर्ड का जो हो जाएगा वो थर्ड ही रहेगा, और डी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो बस एक कोड अच्छे से याद रखेगा, HMTA, HMTA या HMT, आप ऐसे याद कर लो, यहां पर पेशवा भी लिख लो, HMTAP ऐसा कुछ, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। तो हैदराबाद सबसे पहले हैदराबाद होता है, तो पहला क्या आना चाहिए, हैदराबाद। फिर एम से क्या है, मैसूर, तो 2 पहले आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पर तंजौर तो है नहीं, डायरेक्ट क्या आ गया, अवध, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और उसके बाद पेशवा के बाद सिंधे लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। तो एक तो ये क्रम आप याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस जो भी आप पढ़ें, सहायक संधि तो आपको पढ़ना ही है, व्यापम में भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ संस्थाओं के नाम और सूची 2 में लिखा हुआ है संस्थापकों के नाम, ठीक। जैसे अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में, तो आप पढ़े होंगे इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट नामक सोसाइटी या एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी। तो डी का 3, तो डी में 3 कहां पर है, 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है बी में और एक तो यहां दिख रहा है डी में, ठीक। फिर उसके बाद अगर देखिए इंडिया लीग, तो इंडिया लीग जो है आनंद मोहन बोस जी के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। वही इंडियन सोसाइटी जो है शिशिर कुमार घोष, ठीक। और ये राष्ट्रीय उदार संघ या भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो देखिए क्रॉस में लिखा है क्या, बिल्कुल, ये ए का 2, बी का 1, 3 का 4 और ये, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के एग्जाम में आप ये जरूर देख लीजिएगा, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी जो राजनीतिक जो संगठन है वो स्थापित हुई है, वहां से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो अगर स्वदेशी आंदोलन अगर देखेंगे तो वो कब हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद, और बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मुसलमान तो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो भाई एक तो ये हो गया कि मुसलमान तो होने ही चाहिए। तो ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ है, केवल एक तो यहाँ और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखिएगा इसमें कौन शामिल नहीं थे, है ना, कौन अप्रभावित था, तो मुसलमान तो अप्रभावित थे, शामिल नहीं हुए थे, आपको ये बताना है। और दूसरा, इसमें कृषक भी शामिल नहीं हुए थे। तो 2 और 3 ये तो होने ही चाहिए। अब याद रखिएगा महिलाएं शामिल हुई थी, कम मात्रा में लेकिन शामिल हुई थी, और जो शिक्षित बुद्धि वर्ग थे या बुद्धिजीवी थे वो भी शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपके लिए वो क्या होगा, सी होगा। केवल 2 और 3 मतलब कृषक और मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था, अप्रभावित रहे थे इस आंदोलन के दौरान।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर ढूंढिए। लिखा हुआ है चटगांव शस्त्रागार हमला या षड्यंत्र केस। अगर आए तो आप पढ़ते हैं IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना अप्रैल 1930 में सूर्य सेन जी के द्वारा की जाती है, जिनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ आ जाएंगे? 3 में। थोड़ा रिवर्स करते हैं और ये आ जाएंगे। तो देखो एक अगर पता है तो भी अब बना सकते हैं। तो ए का 3, ए में 3 दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, बाकी दो आपके गलत हो गए। ठीक है। फिर काकोरी षड्यंत्र केस में कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी है। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी। फिर देखेंगे गदर पार्टी है तो बहुत फेवरेट है, तो कौन आ जाएंगे आपके? लाला हरदयाल जी। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में जुड़ जाते हैं कौन? आपके जतिन दास, जिनको भूख के द्वारा जिनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना, उपवास रखते हैं। तो देखिएगा कौन कौन सा मिल रहा है। 2 का कौन सा आ जाएगा? 4। फिर उसके बाद देखते हैं 3 का क्या आ जाएगा? 2। और फिर उसके बाद डी का क्या हो जाएगा? 1। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के कारण उसके आधार पर सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ क्रांतिकारी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? उनके जीवन का अंत कैसे हुआ। जैसे जतिन दास के बारे में बात करें तो अभी तो पिछले स्लाइड में हमने देखा भी था, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे और इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है। तो भूख हड़ताल के द्वारा इनकी मृत्यु हुई। फिर चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, है ना। जब आप देखते हैं इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इनके साथ पुलिस मुठभेड़ होती है और उस दौरान इन्होंने अपने आप को स्वयं गोली मार ली थी। फिर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को तो फांसी होती है, आप पढ़े हैं 23 मार्च 1931 ये शहीद दिवस मनाते हैं। कल्पना दत्त अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा है, किनके बारे में? IRA के बारे में। IRA मतलब क्या? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन जी के द्वारा की गई थी। तो उसकी एक सदस्य रहती है कौन? कल्पना दत्त। इनके अलावा एक और सदस्य रहती है यहाँ पर, प्रीति लता वाडेकर, वो भी आप पढ़िएगा। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जबकि इनको क्या होता है? आजीवन कारावास होता है। तो देखिएगा 1 का 2, तो 1 का 2 आपको दो जगह दिख रहा है। फिर बी का क्या है आपका? 3, बी का 3। फिर सी का 4, तो सी का 4 यही दिख रहा है आपको, ये बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है। तो इनमें से कौन सी घटना है? अब देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले तो उन्होंने जोहान्सबर्ग 1908 में पहला आमरण अनशन किया था। दूसरा उन्होंने किया था भारत पहुंचते ही, जब वो करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक। अब यहां पर जो है वो उनमें से तो कोई शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन 1932 में जब रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा सामुदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड पेश किया जाता है और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाने की घोषणा की जाती है, तब जाकर गांधी जी ने क्या किया था? भूख हड़ताल के माध्यम से इसका विरोध किया था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ए होगा। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है सांप्रदायिक अवार्ड। एक सांप्रदायिक अवार्ड मतलब जैसे मैंने कहा कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो पूना पैक्ट जो रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा आता है, बोला जाता है पृथक निर्वाचन के द्वारा, पृथक निर्वाचन के द्वारा जो दलित वर्ग हैं उनको कितना सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? 71। जिसी का विरोध कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। अब गांधी जी विरोध जब करते हैं तो देखते हैं उनकी स्थिति धीरे धीरे डाउन हो रही है। तब जाकर 24 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को क्या होगा? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता कराया जाएगा और समझौता कराने के बाद भारत में जो अन्य पार्टी थी, ठीक है, उन सब ने 148 सीटें देना स्वीकार किया और तब जाकर पूना समझौता होता है। और इस समझौते में ये बोला जाता है कि पृथक निर्वाचन के स्थान पर हम आपको देंगे संयुक्त निर्वाचन, और उस संयुक्त निर्वाचन में क्या मिलने वाला था इन्हें? आरक्षण मिलने वाला था कि ये सीटें जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर केवल आपके लोग ही कहां चुनाव में निर्वाचित होंगे। तो कुछ ऐसा, तो 71 दिया गया था कम्युनल अवार्ड में और पूना पैक्ट में क्या बोला गया था? 148। तो यहां देखो कहां लिखा हुआ है, ये है आपको ऑप्शन, तो ये सत्य है। ठीक है, हो सकता है ऐसा प्रश्न बने। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था?
तो यदि आप पढ़ें तो कांग्रेस में भी जो था मार्क्सवाद प्रभाव आपको दिखाई दे रहा था। तो कांग्रेस के अंदर भी वाम पंथ का उदय हो रहा था, कांग्रेस के अंदर भी वाम पंथ का उदय हो रहा था। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको अगर देखो, वाम पंथ मतलब सरकार का विरोध करने वाले, अगर अहिंसक तरीके से करेंगे तो कुछ और कहलाएंगे, हिंसक तरीके से करेंगे तो कुछ और कहलाएंगे। तो आप देखेंगे अहिंसक तरीके से जो करने वाले थे वही समाजवादी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? समाजवादी। और जो हिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते थे वो थे साम्यवादी कहलाते थे। क्या कहलाता था? साम्यवादी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट, ये सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म ये प्रारंभ होता है कांग्रेस के भीतर रहकर ही, ठीक, कांग्रेस के भीतर रहकर ही, और एक समाजवादी पार्टी की स्थापना होगी 1934 में। किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम लिख लीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। अब उस आधार पर हमको क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, समानांतर सरकार मतलब उस समय भारत में भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था 1942 के पश्चात, तो कुछ एक स्थान ऐसे थे जिन्होंने या जहां के स्थानीय लोगों ने क्या किया, वहां से अंग्रेजों को बाहर भगा दिया। अब वहां का प्रशासन किनके हाथों में होगा? वही स्थानीय लोगों के हाथ में। तो सबसे पहले बलिया जो है उत्तर प्रदेश, यहां आते हैं चित्तू पांडे। यहां आते हैं कौन? चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे ने क्या किया था? स्थानांतर सरकार की स्थापना की थी, तो बलिया है। फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र का सतारा, फिर आप बंगाल में जाएंगे मिदनापुर, फिर तलचर भी होगा। ठीक है, यहां पर होते हैं वाई चौहान, वाई चौहान। तो देखिए इनमें से कोई नाम आ रहे हैं क्या? तो बलिया तो है, सतारा भी है, और मेरठ में नहीं हुआ था, हजारीबाग में नहीं हुआ था। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, मतलब 1 और 2। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की। तो ये जो घोषणा है ये कब की गई थी? तो अगर बात करें, जब ब्रिटेन में चुनाव होता है 1945 में और क्लेमेंट एटली चुनाव जीतते हैं, तो उनके पास बहुत सारी गंभीर समस्या रहती है। एक तो वो अभी अभी विश्व युद्ध देख कर आए हैं, और दूसरा ये कि भारत में राजनीतिक जो द्वंद्व था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। इसी दौरान उन्होंने एक घोषणा की, इस घोषणा को हम जानते हैं एटली की घोषणा के नाम से। तो याद रखिएगा, एटली की घोषणा जो है वो कब होती है? एटली की घोषणा होता है फरवरी 1947 में। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1947 में, और भी एग्जैक्ट डेट अगर कहा जाए तो 20 तारीख को हुआ था। 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया जाता है क्लेमेंट एटली के द्वारा कि हम आने वाले वर्ष के जून माह में, अर्थात 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। और इस कार्य के लिए भेजा जाता है किनको? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक, जिनका प्रयास रहता है कि भारत को क्या ना किया जाए, यथासंभव प्रयास किया जाए कि विभाजन ना हो। इस हिदायत के साथ उनको भेजा जाता है। और तो यहां पर अपना प्रश्न का उत्तर जो है आपको मिल चुका होगा, फरवरी 1947 में घोषणा हुआ है। लेकिन देखते हैं माउंटबेटन क्या है, योजना को पहले ही पूरा कर देते हैं जो इनकी घोषणा रहती है, और अगस्त 1947 में भारत आजाद हो जाता है। इससे से जुड़ा हुआ आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद ने इसे कब पारित किया है? तो याद रखेगा, जुलाई 1947 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा लगता है कि ये अगस्त में आया होगा, ऐसा नहीं है, ये जनवरी में वहां पर पारित होता है, और फिर भारत के लिए एक डेट डिसाइड कर दिया जाता है, एक डेट डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको 15 अगस्त के दिन आजाद किया जाएगा। तो आशा करता हूं ये जो प्रश्न श्रृंखला है इससे आपकी तैयारी को और नई दिशा मिलेगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।